हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.13। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझ लेते हैं हम। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b, which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is less than v. At the initial moment of time, v is perpendicular to u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लिया है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ पहले तो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है हमारे पास में ए और एक है बी। तो पॉइंट ए जो है वो यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी वी चलता है, और वो इस तरीके से चलता है कि वो हमेशा बी की तरफ भागता है, यानी कि बी जिस तरफ होगा उसी तरफ उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ए का। और ए जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से चलता है इस तरीके से। तो बी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। इस तरह से आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए, और ए की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली बी की तरफ रही होगी और ये वी रही होगी, और हमको दिया हुआ है कि वी का जो मैग्नीट्यूड है वो यू से ज़्यादा है। अब देखो इसके अंदर होगा क्या कि बी जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो ए तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, लेकिन अब ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया होगा। बी और आगे जाएगा तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन और वापस से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए को तो हमेशा बी की तरफ एम करते हुए दौड़ना है। बी और आगे जाएगा तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी की तरफ हो जाएगा, और आगे जाएगा बी उसी की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ए जो है वो बी को पकड़ लेगा किसी इस पॉइंट पर जाकर। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। तो सी पॉइंट पर जाकर के ए जो है वो बी को पकड़ लेगा और कुछ इस तरीके के पाथ पर जाएगा। ये किस तरीके का पाथ है ये हमको एग्जैक्टली कोई प्री डिफाइंड कर्व नहीं है जिस पर ए चल रहा है, पर हमको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ तो नहीं होगा। ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके का कर्व पाथ आएगा। इसका एग्जैक्ट हमको पता नहीं है कि ये किस तरीके का कर्व होगा। पैराबोला नहीं है ये। अक्सर स्टूडेंट्स को आदत होती है कि हर वो कर्व को पैराबोला मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पैराबोला नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके का पाथ होगा अभी हमको नहीं पता, पर ये कुछ कर्व्ड पाथ होगा। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ए को बी को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसके अंदर ए से बी के बीच की जो लेंथ है वो हमको दी हुई है एल, ये हमको दिया हुआ है, और वी का मैग्नीट्यूड यू से ज़्यादा है, ये भी हमको दिया हुआ है। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें हमको एक चीज़ तो ये दिख रही है कि बी के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके का ले लेते हैं एक्स और वाई। तो बी के द्वारा जो एक्स में डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी वही ए के द्वारा एक्स में डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी। और जितने टाइम में बी सी तक पहुंचेगा उतने टाइम में ए बी सी तक पहुंच जाएगा। तो ए के द्वारा जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी वो एल के बराबर होगी उतने टाइम में जितने टाइम में बी जो है वो सी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी से लेकर सी तक के जो डिस्टेंस है वो लेट से एक्स है, ये अपन इसको एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये लिख सकते हैं कि एक्स विल बी इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी। ये टी क्या चीज़ है? ये टी वो टोटल टाइम है जिसमें बी जो है वो सी तक पहुंचता है। सी वो पॉइंट है जहां पर ए बी को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन, अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए जो है वो एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर इधर की तरफ दौड़ रहा है v वेलोसिटी से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर b जो है वो यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, ये वाली दूरी को हम x बोल रहे हैं, पूरी BC को हम x बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि BC की वैल्यू है x, और b इस पॉइंट पे रहा होगा जब a इस पॉइंट पे रहा होगा, क्योंकि a की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा b की तरफ होना है, और b की वेलोसिटी का डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में, ये है u। मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है a की वेलोसिटी का वो थीटा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं ए की वेलोसिटी के। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी हो जाएगी वी कॉस थीटा, ये हो जाएगी वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा वेलोसिटी से ए वर्टिकल में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और वी कॉस थीटा वेलोसिटी से ए जो है वो हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और वर्टिकल में जो इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो है एल, और हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो है बी सी। ये है ए के द्वारा ट्रैवल की जाने वाली डिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, अब हम यहाँ पे और इक्वेशंस बना लेते हैं। जो भी इक्वेशंस हमको समझ में आती है हम उनको बनाते हैं। तो एक इक्वेशन तो हम बना ही चुके हैं। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी टी। अब देखिए यहाँ पे थीटा वेरिएबल होगा, तो इसलिए हमको अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ए इन हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी टी दिस विल बी इक्वल टू बी सी, और बी सी की वैल्यू हमने x ले रखी है ऑलरेडी। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आएगी। तीसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास में v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी टी, और जो वर्टिकल में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल ए वो है एल। तो ये हमारे पास में आ गई थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस बन गई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 इक्वेशंस हमारे पास में हैं इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। इनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ट्राई करके देखिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास में थीटा का टाइम के साथ में वेरिएशन का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और इसमें निकालना भी काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यानी कि हमको कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई और इक्वेशन और हमको बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ तक एक प्रॉब्लम आती है कि हम पहले तो ये हमने देखा कि ये इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है अक्सर ये 3 इक्वेशंस बना लेते हैं लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसके बाद में जो हमको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे अब अपन रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। जहाँ पर अभी मैंने ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन बनाई हुई है ए और बी की, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशंस पर हम अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? वो आएगी v माइनस यू कॉस थीटा। ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इस रिलेटिव वेलोसिटी से क्या हो रहा होगा? इस रिलेटिव वेलोसिटी से a और b के बीच की जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली कम हो रही होगी, और a और b के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी थी? इनिशियल l थी। यानी कि ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है v माइनस यू कॉस थीटा जिससे ये l दूरी टाइम के साथ में कम हो रही होगी। यानी कि अगर हम v कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय dt करें और इसको टोटल टाइम में इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा L, क्योंकि अल्टीमेटली इस रिलेटिव वेलोसिटी से L डिस्टेंस कंज्यूम होनी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि A और B जो हैं वो मान लीजिए एक रॉड से बंधे हुए हैं। ठीक है, और अगर अपन रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें अलॉन्ग द रॉड, तो रॉड की जो टोटल डिस्टेंस कंज्यूम होनी है वो तो L ही कंज्यूम होनी है, और रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल ली v माइनस यू कॉस थीटा है, जिसके अंदर थीटा जो है वो वेरिएबल है। तो यानी कि v माइनस यू कॉस थीटा रिलेटिव वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय dt, ये हो जाएगा dt टाइम के अंदर छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। और अगर अपन इस छोटे छोटे डिस्टेंसेस को ऐड कर दें पूरे के पूरे टाइम इंटरवल में जिसमें a जो है वो b को पकड़ लेता है, तो वो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आएगा l के बराबर। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अंदर भी जो लिमिट्स लगेंगी वो 0 से लेकर t तक की ही लगेंगी। तो हमारे पास में ये इक्वेशंस अवेलेबल हैं। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखिए कैसे ये सॉल्व होंगी। इक्वेशन नंबर 4 को अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t माइनस यू कॉस थीटा dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड दिस विल बी इक्वल टू l। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में ये बन जाएगा v इंटू टी, यहाँ पर t जो है वो टोटल टाइम है जिसमें a b को कैच करता है, माइनस u इंटीग्रल ऑफ cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t एंड दिस विल बी इक्वल टू l। ये हो गई हमारे पास में 5th इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ पे cos थीटा dt की टर्म आ रही है, और हमको पता है कि थीटा का वेरिएशन नहीं है हमारे पास में टाइम के साथ में। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 5 को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करने की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 से ये बोल सकते हैं कि cos थीटा dt, इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से t तक, उसकी वैल्यू कितनी होगी? x अपॉन v। v जो है वो सिंपली इक्वेशन नंबर 2 से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि v एक कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास में बनेगी cos थीटा की वैल्यू, और हमको पता है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू u इंटू टी है, तो हम इसको लिख सकते हैं u इंटू टी अपॉन वी। ये हो गई हमारे पास में 6th इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस 6th इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो हमारे पास में आ जाएगा v इंटू टी माइनस यू टाइम्स u इंटू टी अपॉन वी इज इक्वल टू l। हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में t की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? l इंटू वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, रिलेटिव मोशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए और इससे बेनिफिट होइए। ओके देन स्टूडेंट्स, हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।